नमस्कार दोस्तों, श्योर 60 गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंबाइन रेस मॉक टेस्ट 104। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इधर फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी इन तीनों ने एक व्यापार आरंभ किया और इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की वो किस रेशो में की, ये हमें गिवन है। ए बी और सी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है 2/3 रेशो, 3/5 रेशो, 5/6 में। क्लियर है। इसे अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो 3, 5 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? एलसीएम जो है वो आ जाएगा हमारे पास 30। क्लियर है। 3, 5 और 6 का जो एलसीएम है ये हमारे पास 30 आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर 30 से इन सभी को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 3 से इसको कैंसिल करोगे 10 आएगा, 10 दूनी ये 20 आ गया। इधर 5 से 6, 6 तिया 18 आ गया। ठीक है। और यहाँ पर 6 पंजे और 5 पंजे 25 आ गया। क्लियर है। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। ठीक है। अब देखिए हमें गिवन है तो ये हम इनकी इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। अब हमें गिवन है कि ए ने 8 महीने बाद अपना शेयर जो है वो 25% बढ़ा दिया और 1 साल के बाद इन्हें ये प्रॉफिट हुआ। तो ये पैसा जो है ये 8 महीने तक यूज हुआ है। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसने अपने जो शेयर है उसे 25% बढ़ा दिया। तो इसे 25% अगर बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है। वो अगले 4 महीने के लिए यूज हुआ। ठीक है। बी ने ऐसा नहीं किया तो इसका पूरा 12 महीने के लिए और सी का भी पूरा 12 महीने के लिए यूज हुआ है। ठीक है। इसे अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिये 12 और इधर भी 4 तिये 12। ठीक है। अगर हम इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर दें टाइम से तो हमारे पास प्रॉफिट की रेशो आ जाएगी। तो 20 × 2 40, 40 और 25 ये हमारे पास 65 आ जाएगा। 18 तिये ये 54 आ जाएगा और 25 तिया ये 75 आ जाएगा। क्लियर है। अब जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 5,820 रुपये। ठीक है। इसमें से हमें बताना है कि सी का हिस्सा कितना है, यानी कि हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए अगर हमें 75 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब आंसर जो होगा वो 75 का मल्टीपल होगा। क्लियर है। और 75 से वो कंप्लीटली डिवाइड होता होगा। अगर कोई वैल्यू 75 से कंप्लीटली डिवाइड होती है इसका मतलब वो 3 से भी होती है और 25 से भी होती है। तो हम इसमें चेक कर लेते हैं कौन सी वैल्यू 3 और 25 से भाग होती है। तो देखिए 25 से तो ये सारे ही होते हैं। अगर हम 3 से चेक करें तो 5 2 7 ये 3 से नहीं होता भी। ठीक है। ये 3 से नहीं होता, 5 3 8 2 10 ये भी नहीं होता, 5 2 7 दोनों ये हो जाता है। इसका मतलब ये हमारे पास सी का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है। वैसे भी आप इसको कर सकते हैं। हमें ये जो डिवाइड करना था 5820, इसको हम डिवाइड करते इन सभी के सम से और मल्टीप्लाई कर देते 75 से, तब भी हमारा आंसर आ जाता। इनका सम कितना है देख लेते हैं। 75 और 65 अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 140। और उसमें अगर हम 54 ऐड करते हैं तो 194 आ जाएगा। और गुना में अगर हम 75 कर दें तो तब भी हमारे पास यही आंसर आएगा, 2250। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर एक अलॉय है जिसमें 40% जो है वो सिल्वर है, 30% जो है वो कॉपर है, 30% जो है वो निकल है। इसमें कितना सिल्वर ऐड करें ताकि ये जो 25 किलोग्राम का अलॉय है इसमें अब जो नया अलॉय है उसमें 50% जो है वो सिल्वर हो, ये हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो देखिए शुरुआत में जो सिल्वर है वो कितना है? वो है 40%। क्लियर। उसके बाद हमें इसमें सिल्वर ऐड करना है। तो वो जो सिल्वर ऐड करना है, देखिए हमारे पास एक कंटेनर है, मान लो एक कंटेनर में हमारे पास ये सारे हैं। एक दूसरा कंटेनर है उसमें सिर्फ सिल्वर है, वो सिल्वर जो हमने इसमें ऐड करना है। ठीक है। तो उसमें अगर हम सिल्वर की परसेंटेज की बात करें तो उसमें तो 100% सिल्वर ही है। तो वहां पर सिल्वर जो है जो हम ऐड कर रहे हैं वो कितना है? 100% है। और बाद में हमें सिल्वर कितना चाहिए? 50% चाहिए। तो अगर आप इसे सोल्व कर दें तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ये 5:1 में आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना था टोटल? 25 किलोग्राम था। ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू 25 है यानी कि 5 गुना, तो फिर ये भी 5 गुना हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 5 किलोग्राम आ जाएगा। यानी कि उसने जो उसमें सिल्वर ऐड किया था वो कितना ऐड किया था? 5 किलोग्राम ऐड किया था। क्लियर है। तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज इट इंक्रीजेज एनुअली एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन 2 years ago। यानी कि आपको 2 साल बाद की जो पॉपुलेशन है वो आपको गिवन है और आपको बताना है कि शुरुआत में वो जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, यानी कि 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी। तो देखिए इधर इसकी जो पॉपुलेशन है वो मान लेते हैं ये है।
ये इसकी पॉपुलेशन है, ठीक है। ये पहले 15% बढ़ी, 15% बढ़ने का मतलब है 115%, यानी कि 23/20, ठीक है। इसके बाद फिर 15% बढ़ी, यानी कि फिर से 23/20, और ये बढ़ने के बाद कितनी हो जाती है, 352 और 314 हो जाती है। क्लियर है? यहां से आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो देखिए भी इधर कैसे होगा ये, इधर ध्यान दें। यहां से अगर हम देखें तो एक तो ये तरीका है कि आप इसे डिटेल में ही सोल्व कर लें, या फिर दूसरा ये तरीका हो सकता है कि आप यहाँ पर डिजिटल सम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? अगर हम डिजिटल सम अप्लाई करें तो ये ध्यान रखिए, डिजिटल सम आप तभी अप्लाई कर सकते हैं कि जहां पर ऑप्शंस का डिजिटल सम सेम ना हो। जैसे अगर हम यहाँ पर चेक करें तो 3 और 2 5 और 4 9, इसका डिजिटल सम 9 है। इधर 6 और 6 12 और 6 18, इसका भी डिजिटल सम कितना आएगा, 9 आएगा। क्लियर है? यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका भी डिजिटल सम जो है वो 9 है। तो यहाँ पर ऑप्शंस का जो डिजिटल सम है वो सेम है, इसलिए हम इसे डिजिटल सम की हेल्प से नहीं कर सकते। क्लियर है? तो हम इसे डिटेल में सोल्व करके देख लेते हैं। देखिए इधर अगर हम 23 से इसको भाग करें तो 23 एकम 23, कितना बच गया, 12 बच गया, कितना हो गया अभी, 122 हो गया। ठीक है, फिर 23 पंजे 115, कितना बच गया, 7, 73 हो गया, 23 3 69, कितना बच गया अभी, 4 41, 23 एकम 23, कितना बच गया अभी, 18 बच गया, 84, और 23 अट्ठे 184। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फिर से अगर हम 23 से भाग करें, ठीक है, तो कितने पर जाएगा अभी 23 छिका 138, ठीक है, कितना बच गया 15, फिर 23 छिका 138, फिर कितना बच गया 13, फिर 23 छिका 138। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद यहाँ से अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट करें, ये कितना है 400 है, ठीक है, और ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0 0 4 6 24, कितना बच गया 2, 4 6 24 और 2 26, और 4 6 24 और 2 26। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यानी कि शुरुआत में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 266,400। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए टेबल्स वगैरह अगर आपको याद है तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो सकती है। कम से कम 25 तक टेबल याद रखें, कम से कम 50 तक के स्क्वायर याद रखें, कम से कम 25 या 30 तक के क्यूब याद रखें। क्लियर है? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। यहां पर हमें गिवन है एक आदमी जो है वो 3 आर्टिकल खरीदता है और हर एक आर्टिकल को 3,000 रुपए में खरीदता है। ठीक है, इसके बाद वो पहले आर्टिकल को 15% लाभ पर, दूसरे आर्टिकल को 10% लाभ पर, और तीसरे आर्टिकल को 10% की हानि पर बेच देता है। आपको बताना है कि उसका टोटल उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे आप इसको कर सकते हैं, देखिए इधर सभी ध्यान से देखिए। कॉस्ट प्राइस जो है वो तीनों आर्टिकल्स का सेम है, तीनों में से हर एक को 3,000 रुपए में खरीदा गया है, तो तीनों का कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम है। क्लियर है? अब देखिए जो पहला आर्टिकल है उस पर 15% का प्रॉफिट है, यानी कि अगर हम लिखें सीपी और एसपी, 15% प्रॉफिट का मतलब है कि अगर 100 में खरीदा तो 115 में बेच दिया। फिर 10% का प्रॉफिट है, यानी कि 100 में खरीदा तो 110 में बेच दिया। और फिर 15% का लॉस है, यानी कि अगर 100 में खरीदा तो 85 में बेच दिया। अगर हम यहां से देखें तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है अभी, 300 रुपए, और टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है अभी, वो हमारे पास आ गया 310 रुपए। तो यहां से अगर हम इसका प्रॉफिट देखें तो कितना हो गया अभी, 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया 300 पर, और गुना में 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10/3% का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। या फिर अगर हम एक और मेथड देखें यहां पर, तो और आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए देखिए 3 आर्टिकल हैं हमारे पास, ठीक है, तीनों में से हर एक का कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम है। तो पहला आर्टिकल जो है इसको 15% के प्रॉफिट में बेचा, तो यहां से ये वैल्यू हमारे पास 15 आ जाएगी। दूसरे को 10% प्रॉफिट में बेचा, यहां से ये वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। और जो तीसरा है उसे 10% के, सॉरी 15% के लॉस पर बेचा, तो जिसे लॉस पर बेचा उसे नेगेटिव साइन के साथ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से देखें तो टोटल आर्टिकल कितने हैं, 3 है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 15 से 15 कैंसिल, कितना बच गया, 10 बच गया। अगर हम इस वैल्यू को इस वैल्यू से भाग कर दें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो 10/3% का प्रॉफिट आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। अगर ये वैल्यू प्लस में आती है तो प्रॉफिट हुआ है, और अगर ये वैल्यू माइनस में आती है तो लॉस हुआ है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको ये 2 मेथड्स बता दिए हैं, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे उस तरीके से आप इसको कर लेना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर सभी नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक आदमी 4,000 रुपए का ऋण लेता है और इस शर्त पर लेता है कि वह इसे 500 रुपए की मासिक किस्तों में चुकाएगा। उसे बकाया राशि पर 6% की दर से ब्याज भी देना है। तो ऋणदाता द्वारा प्राप्त ब्याज की औसत दर ज्ञात करें। ठीक है, तो जिसने ये लोन दिया है उसे जो औसत दर जो उसकी है, किस दर पर उसने ब्याज ये जो ऋण है ये दिया है, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए इधर 4,000 रुपए का लोन है और 500 रुपए की मंथली इंस्टॉलमेंट दी गई है। तो कितने मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा अगर हम इसे देखें? 4,000 रुपए हैं, ठीक है, 500 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट है, यानी कि 8 महीने लग जाएंगे भी। ठीक है, 8 मंथ। अब यहां से अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो इंटरेस्ट कैसे आएगा? देखिए इसमें क्या गिवन है, ही हैज टू पे इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस। यानी कि पहले 4,000 है प्रिंसिपल की, अगर हम बात करें तो शुरुआत में पहले महीने में कितना है? 4,000। फिर इसने 500 दे दिया, अगले महीने में कितना है? 3,500। फिर इसने 500 दे दिया, अगले महीने में कितना है? 3,000। ठीक है, तो इस तरीके से। तो यहां से अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो पहले महीने में है 4,000, फिर अगले महीने में है 3,500, ठीक है, फिर अगले महीने में है 3,000। इस तरीके से चलता रहेगा और लास्ट में कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल आ गया ये। ठीक है, पी आर, आर कितना है? 6%। टी, टाइम कितना है? 1 मंथ। ठीक है, डिवाइड बाय 100। 1 मंथ है तो हम उसको 12 से भाग कर लेते हैं पर एनम के हिसाब से। ठीक है, यहां पर 1 क्यों आया? आप ये कह सकते हैं कि यहां पर तो 8 मंथ था, यहां पर 1 कैसे लिख दिया? वो जो 8 महीने हैं उसको एक एक महीने में अलग अलग हमने डिवाइड कर लिया। जैसे 4,000 रुपए है, वो पहले महीने प्रिंसिपल है, अगले महीने 3,500, अगले महीने 3,000, उससे अगले महीने इस तरीके से, और उन सब में से वो 1 ही कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसे अगर आप सोल्व करते हैं तो कितना आएगा? जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो आप अगर ध्यान दें तो इन सभी में 500 तो कॉमन ही है, तो 500 तो आ ही जाएगा। बाकी क्या बचेगा? 1 + 2 + 3, इस तरीके से लास्ट में 8 तक बचेगा। और 1 से 8 तक का जो सम है वो उसे आप सम ऑफ नेचुरल नंबर से n × n + 1/2 से निकाल सकते हैं। 8 × 9/2 कितना आएगा? 36 आएगा। क्लियर है? तो यहाँ से कितना आ गया? 36। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। इंटू में 6, इंटू में 1, डिवाइड बाय यहाँ पर 100 और इंटू में 12। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा? देखिए 0 से ये हमारे पास 0 कैंसिल हो गई, इधर 12 × 36, ठीक है, कितना आ गया? 6 × 18 × 90, यानी कि 90 रुपए का जो है इंटरेस्ट आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है कि वो जो क्रेडिटर है यानी कि जिसने वो लोन दिया था उसे रेट कितनी पड़ी है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए उसने जो लोन दिया था 4,000 रुपए का, उस पर उसे कितनी रेट पड़ी है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। उसी से अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो ये होता है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, यानी कि 100s/PT। तो यहाँ पर 100 इंटू एस कितना है भी? सिंपल इंटरेस्ट 90 रुपए है। प्रिंसिपल कितना था इसने जो इसने दिया था? 4,000 रुपए। और टाइम जो है, टाइम कितना था अभी? 8 महीने। 8 महीने को हम क्या लिख सकते हैं? 8/12 लिख सकते हैं, तो 12 जो है वो ऊपर चला जाएगा। इसे अगर आप सोल्व करते हैं तो देखिए कितना आएगा? ये जो 3 0 है इनसे ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। 4 से अगर हम करें 4 × 12, यानी कि 27/8 आ जाएगा। तो यहाँ से सोल्व करें 8 × 24, कितना बच गया अभी? 3/8% पर एनम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो उसे जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगी, जो क्रेडिटर है जिसने ये लोन दिया था उसे ये पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद अकेले एक काम को 144 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी काम को 16 दिन में पूरे करने के लिए प्रसाद के समान दक्षता वाले कितने लोगों की आवश्यकता होगी? देखिए एक आदमी जिस काम को 144 दिन में कर देता है तो इतने आदमी उसे 16 दिन में कर देते हैं, तो यहां से हमें m2 जो है उसी की तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 16 निमा 144, यानी कि m2 कितना आ गया अभी? 9 आ गया। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी काम को करने के लिए ए बी और सी की जो एफिशिएंसी है, ए बी और सी की जो एफिशिएंसी है वो 7:5:6, 5:6 नहीं होगा, 5:6 होगा। क्लियर है? तो ये आप करेक्शन कर लेना। तो 7:5:6 क्लियर है। इसके बाद हमें गिवन है कि
ये तीनों मिलकर किसी काम को 35 दिन में कर देते हैं। देखिए अगर तीनों मिलकर एक दिन में देखें तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, अभी यहाँ से अगर हम देखें तो तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 18, और 35 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, तो 35 दिन में कितना कर देंगे 630। ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। क्लियर है, ये क्या है, ये टोटल वर्क है, कुल कार्य है। इसके बाद हमें गिवन है कि बी और सी ने इस पर 21 दिन काम किया। देखिए बी और सी जो है, बी और सी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं 11 करते हैं, तो 21 दिन में इन्होंने कितना कर दिया होगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23। ठीक है, इतना काम हो चुका है। बाकी कितना बच गया, यहाँ पर 9 बचेगा, इधर 9 बचेगा और इधर 3, इतना काम बच गया। अब ये जो काम बचा है, क्लियर है, इसे हमें किससे कराना है, ये हमें ए से कराना है। ठीक है, जब हम इसे ए से कराएंगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 7, इस एफिशिएंसी से अगर हम ये काम कराते हैं तो 7 पंजे 35, 4 49, 7 7 49, यानी कि 57 डेज में ये जो काम है ये काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर चलिए देखिए यहां पर हमें गिवन है रवि जो है वो 300 किलोमीटर की दूरी को कुछ ट्रेन से और कुछ कार से कवर करता है, और इस तरीके से उसे 4 घंटे लगते हैं अगर वो ट्रेन से 60 किलोमीटर और कार से बाकी दूरी को तय करता है। तो देखिए 60 किलोमीटर जो है वो ट्रेन से कवर किया गया, तो उसे ये हमारे पास क्या है डिस्टेंस, इसको हम स्पीड से डिवाइड कर लेंगे तो टाइम आ जाएगा। ये जो टी है ये मैंने ट्रेन की स्पीड मान ली, जो ट्रेन की स्पीड है उसको टी से डिनोट कर लेते हैं और जो कार की स्पीड है उसको सी से डिनोट कर लेते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम आ गया, इतना टाइम लगा होगा। बाकी कितना बच गया 300 में से 240 बच गया, ये कार से कवर किया है, इस तरीके से टोटल टाइम 4 घंटे लगे। अगर वो ट्रेन से 100 किलोमीटर जाता और बाकी जो बच गया वो कार से जाता तो उसे 10 मिनट ज्यादा लगते, यानी कि 4 घंटे 10 मिनट लगते। 4 घंटे 10 मिनट को अगर आप आवर्स में ही कन्वर्ट करते हैं तो 4 1/6 आवर्स यानी कि 25/6 आवर्स आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 25/6। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि जो ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है, ये आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए इधर अगर हम सी को एलिमिनेट कर दें तो ट्रेन की जो स्पीड है वो आ जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास 240 है, यहाँ 200 है, इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 1200 आ जाएगा। तो इसको 5 गुना कर लेते हैं और इसको हम 6 गुना कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस। तो क्या होगा 1200/c, इधर भी 1200, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 5 गुना 60, ये 300 आ जाएगा, और ये -600, तो -300/t, तो ये आ गया बराबर, इधर 20 आ गया और इधर इससे कैंसिल -25, तो -5 ये आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, t बराबर कितना आ गया 60। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर हमें बताना है कि इसका मीन प्रोपोर्शनल क्या है। देखिए आप जानते हैं मीन प्रोपोर्शन जो होता है उसमें सिर्फ क्या करना होता है, जो दोनों वैल्यूज जिनका हमें मीन प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है उन्हें मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करना होता है। तो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं। पहली टर्म क्या है a³ + b³, उसे एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ, a + b इंटू a² + b² माइनस ab अपॉन a माइनस b। ठीक है, दूसरी जो टर्म है वो क्या है a² - b², इसे भी एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ a माइनस बी इंटू a + b और डिवाइड बाय a² - ab और प्लस में b²। क्लियर है, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, और साथ में हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट भी करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, a + b का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और क्या आंसर आ जाएगा a + b। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर क्वेश्चन है x + y + z, x² + y² + z² और x³ + y³ + z³। ठीक है, ये हमें गिवन है और यहां से हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए इधर यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर आप अपनी तरफ से वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अगर आप वैल्यू पुट करते भी हैं तो आप ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे। मतलब आपको एक्स वाई जेड की कोई ऐसी वैल्यू पता हो जिसे इसमें रखें तो 11 आ जाए, इसमें रखें 133, इसमें रखें तो 881 आ जाए,
तो ऐसी वैल्यू आप रख सकते हैं, लेकिन वैसे आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पर नहीं रख सकते। क्लियर? तो इसे हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए इधर डिटेल में देखिए, आप जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC जो है वो किसके बराबर होता है? वो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, तो अगर हम उसी रिजल्ट में वैल्यू पुट करते हैं तो क्या वैल्यूज आएंगी देखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, ठीक है, यही होगा, बराबर इधर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 11, उसके बाद क्या आएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र यानी कि 133, और माइनस में आएगा ए बी प्लस बी सी यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस में जेड एक्स। क्लियर है? यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब ये जो वैल्यू है ये कहाँ से आएगी? ये आएगी आपकी ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है उससे। वो किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अगर आप वो रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं तो उससे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी देखिए इधर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का अगर हम होल स्क्वायर करें तो 121 आएगा, बराबर इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये 133 आएगा, प्लस में ट्वाइस ऑफ, और ये वाली वैल्यू आएगी। क्लियर है? ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस में जेड एक्स। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 121 यहाँ पर है, ये जो 133 है अगर हम इसमें से इधर लाकर इसको घटाते हैं तो कितना आएगा? भी ये हमारे पास -12 आ जाएगा, और ये 2 से भाग हो जाएगा तो ये 6 आ जाएगा, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस में जेड एक्स जो है वो आपका -6 के बराबर आ गया। इसमें अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से ये जो 881 माइनस में 3xyz इज इक्वल टू 11 इंटू ये कितना आ गया 133 माइनस और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6। क्लियर है? तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 11 इंटू 139 आ गई। ठीक है, यहाँ से 3xyz की जो वैल्यू है ये किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास? ये आ जाएगी 881, और माइनस में ये वाली टर्म इधर आकर सब्ट्रैक्ट होगी तो कितना आएगा? 11 निम 99, 9 बच गया, 11 3 33 और 9 42, 4 बच गया, और 11 और 4 15, ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हैं एक्स वाई जेड तो ये किसके बराबर आएगा? देखिए जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो ये आएगा 9 में से 1 8, 12 में से 8 4, और इधर 14 में से 8 6, और बटे 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये वैल्यू माइनस में 216 के बराबर आ गई। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? भी क्यूब रूट ऑफ -216 यानी कि -6 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज, ये जो एक्सप्रेशन है हमें इसकी जो वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो या तो आप इसे ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लें या फिर आप यहाँ पर एंगल की वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, मान लेते हैं 45 डिग्री हमने रख लिया, तो ये किसके बराबर आएगा? भी ये हमारे पास आएगा, देखिए cos 45 जो है ये क्या होता है? 1/√2 होता है। 1/√2 की पावर अगर हम 6 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? भी ये आ जाएगा 1/8। क्लियर है? फिर प्लस में 1/8 आ जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा। इधर अगर हम देखें तो 1 + 1 और प्लस में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 1/8, 1/8 ये 2/8 हो गया, और माइनस में 1 तो ये कितना आ गया? अभी 2/8 यानी कि 1/4, और माइनस में 1 करेंगे तो माइनस में 3/4 आ गया, और इनटू में 4, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? -3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर सभी नेक्स्ट है इन ए ट्राइंगल एबीसी एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। देखिए एक त्रिभुज है हमारे पास एबीसी, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, और इस ट्राइंगल एबीसी में एडी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ये क्या है? एडी, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये और ये बराबर है। इसके बाद बी सी इज इक्वल टू ए, ये हमें गिवन है ए के बराबर है। ए सी इज इक्वल टू बी, ये हमें बी के बराबर गिवन है। एंड ए बी इज इक्वल टू सी, क्लियर है? ये हमें सी के बराबर गिवन है। अब यहां से हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है डी सी, इसकी जो वैल्यू है ये हमें कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? देखिए इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपने पढ़ी होगी, और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि
इन दोनों की जो रेशो होती है वो इन दोनों की रेशो के ही बराबर होती है, यानी कि ये सी रेशो बी में ही डिवाइड हो जाएगा। ये जो ए है कंप्लीट ए, ये सी रेशो बी में जब आप डिवाइड करेंगे तो बी सी जो है ये हमारा क्या है, ए है। इसे आप डिवाइड करेंगे, बी सी को जब आप डिवाइड करेंगे किस में, ए रेशो सॉरी सी रेशो बी में, तो यहां से आपके पास बी डी और डी सी आ जाएंगे। ठीक है, तो बी डी और डी सी जो है वो किस रेशो में होंगे, सी रेशो बी में होंगे। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है डी सी की, तो ये जो बी सी है ये कितना है, ए अपॉन इन दोनों का सम यानी कि बी प्लस सी, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए बी अपॉन बी प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देखिए अगर आप ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अगर ये वैल्यू, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दें इधर, ए बी अपॉन देयर सम, ए बी अपॉन बी प्लस सी। अगर आपको ये वाली चाहिए तो ए सी अपॉन बी प्लस सी। क्लियर है। तो इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करके आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर ABCD is a cyclic quadrilateral in which AB, BC, CD, AD and BD is bisected by AC at O. Then what is the value of X? ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होती है जिसके सभी वर्टेक्स जो है वो सर्कल पर लाई करें। ठीक है, तो हमारे पास ABCD जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है कि जो ए बी है ये 16.5 है। ठीक है, इसके बाद जो बी सी है ये x है। ठीक है, फिर जो सी डी है ये 11 है और ये 19.8 है। इसके बाद हमें गिवन है बी डी इज बाइसेक्टेड बाय ए सी, बी डी जो है इट इज बाइसेक्टेड बाय ए सी। ठीक है, तो बी डी जो है वो बाइसेक्ट हुई है, यानी कि ये और ये जो है ये आपस में बराबर हैं और हमें x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, कैसे होगा देखिए। देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है कि जब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट कर देता है तो वहां से एक रिजल्ट निकल कर आता है। ठीक है, वो रिजल्ट क्या है एक बार जल्दी से देख लेते हैं, फिर हम उसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए इधर रिजल्ट क्या है, एक बार ध्यान से देखिए। तो मैंने ये कहा कि जैसे यहाँ पर हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ये है मान लीजिए ए, ये है मान लीजिए बी, ये है मान लीजिए सी और ये है मान लीजिए डी। ठीक है, इसमें ये हमारे पास डायगोनल है ए सी और बी डी। ठीक है, बी डी को इसने बाइसेक्ट कर दिया एट पॉइंट ओ। ठीक है, ये हमें गिवन है, इतना डाटा हमें गिवन है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर ये जो आर्क है, ये वाली जो आर्क है ए डी, इस आर्क से एक एंगल तो ये बना हुआ है और इसी आर्क से एक एंगल ये बना हुआ है, और किसी सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पर बने सभी एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं। क्लियर है। सेम ऐसे ही ये वाली जो आर्क है BC, इस आर्क से अगर आप देखें तो एक एंगल ये बना हुआ है और एक एंगल ये बना हुआ है, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे। सेम ऐसे ही अगर दो बराबर हैं तो तीसरा भी बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये आपस में सिमिलर हैं। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं, ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DOC। अगर ये आपस में सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी सेम रेशियो में होंगी, तो हम लिख सकते हैं AO अपॉन DO इज इक्वल टू BO अपॉन CO इज इक्वल टू AB अपॉन DC। यहां से हम ये लिख सकते हैं। क्लियर। सेम ऐसे ही अगर हम एक और रिजल्ट यहां पर देखें तो देखिए, अगर हम ये वाली जो आर्क है, अगर हम इस आर्क को देखें तो इस आर्क से ये बना हुआ है सरकमफ्रेंस पर, तो ये एंगल, और इसी आर्क से ये एंगल, तो ये दोनों एंगल्स जो हैं ये आपस में बराबर होंगे। क्लियर है। सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पर बने सभी एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये आपस में बराबर हैं। क्लियर है। सेम ऐसे ही ये वाली जो आर्क है, अगर हम इस वाली आर्क से देखें तो इस वाली आर्क से ये एंगल और इसी से ये एंगल, यानी कि ये और ये भी आपस में बराबर होंगे। सेम ऐसे ही अगर ये बराबर है तो ये जो थर्ड एंगल है ये भी आपस में बराबर होगा। इसका मतलब ये वाली दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में सिमिलर हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं AOD इज सिमिलर टू, AOD जो है ये किसके सिमिलर है, BOC के सिमिलर है। क्लियर है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो यहां पर भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगी, तो हम यहां से लिख सकते हैं AO अपॉन BO
इज इक्वल टू डी ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी सी। क्लियर है। साथ में एक पॉइंट और आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये हमें गिवन था कि जो BD है ये बाइसेक्ट हुआ था, डायगोनल AC ने डायगोनल BD को बाइसेक्ट कर दिया था, तो ये दोनों आपस में बराबर थे, यानी कि BO और OD ये दोनों आपस में बराबर थे। क्लियर है। तो यहां पर हमें साथ में एक पॉइंट ये भी पता है कि जो BO है वो DO के बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है। अब अगर हम इस वैल्यू को अप्लाई कर लें तो हम इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, सुनिए ध्यान से। जहां पर DO लिखा है मैं वहां पर BO लिख रहा हूं, तो इसकी जगह पर मैं BO लिख रहा हूं। अगर मैं यहां पर BO लिख देता हूं तो ये किसके बराबर आ गया, BO अपॉन CO बराबर इधर क्या आ गया, AD अपॉन BC आ गया। ठीक है। और यहां पर BO अपॉन CO जो है ये किसके बराबर है, AB अपॉन DC के। यहां पर किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो इन दोनों से हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन DC इज इक्वल टू AD अपॉन BC। क्लियर है। AB अपॉन DC यानी कि इसको आपने इससे भाग किया, AB अपॉन DC। ये क्या है, ये चारों क्या है, ये साइड्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल की। तो AB अपॉन DC किसके बराबर है, AD अपॉन BC के बराबर है। क्लियर है। तो ये जो रिजल्ट है ये कब बनता है, जब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट कर देता है तब बनता है। तो ये जो रिजल्ट है ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। क्या है, ए बी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी सी। अगर हम इसी को अब यहां पर अप्लाई कर लें तो ये क्या लिखा हुआ है अभी, ए बी अपॉन डी सी यानी कि 16.5/11 बराबर ए डी यानी कि 19.8 और बटे एक्स। ये क्वेश्चन था। रिजल्ट अगर आपको याद है तो आप इसे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अब बस आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं अभी कैसे होगा। देखिए इधर 11 एकम 11 कितना बच गया अभी, 5, 11 पंजे 55। अगर हम 15 से देखें या 3 से, 3 पंजे 15, 3 से 3 6 18, 3 6 18, तो यहाँ से x की जो वैल्यू है ये हमारे पास 66/5 आ गई। कितना आ जाएगा, 13.2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर कोई डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट कर देता है तो वहां पर ये रिजल्ट है कि ए बी अपॉन डी सी बराबर ए डी अपॉन बी सी। क्लियर है। रिजल्ट कैसे बना ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट इज, कर्ड सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का वो होता है 2πRH, 2πRH। एच कितना है, 56 है, और ये हमें दे रखा है 1408 के बराबर। यहां से हमें क्या बताना है, डायमीटर बताना है, यानी कि 2r की वैल्यू बतानी है। क्लियर है। 2r जो है इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं। देखिए इधर 7 से 8 बार, 7 8 56। इधर अगर हम 8 से देखें तो 8 एकम 8 कितना बच गया, 6 60, 8 7 56 कितना बच गया, 4 48, 8 6 48। 22 से अगर हम देखें तो कितनी बार, 8 बार। ठीक है, तो यहाँ से 2r जो है वो किसके बराबर आ गया, 8 मीटर के बराबर आ गया। यही हमें कैलकुलेट करना था क्योंकि यही क्या है, यही डायमीटर है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है अभी। देखिए इधर क्वेश्चन है, द गिवन टेबल रिप्रेजेंट्स द सेल्स इन थाउजेंड्स। तो ये जो सेल हमें गिवन है थाउजेंड्स में गिवन है, ये ध्यान रखना। बाय 4 कंपनीज A B C and D in 6 years, study the table and answer the questions that follow. The total number of cars sold by company A in 2017, कंपनी A इन 2017 कहां पर है, ये रहा, एंड कंपनी C इन 2013, 2013 किधर है अभी, ये रहा। ठीक है, तो इन दोनों का जो समय, इन दोनों का जो टोटल है वो कितना है अभी, 117 है। ठीक है, डिवाइड बाय is what percent of the total number of cars sold by all four companies in 2013 एंड 2016। ठीक है, सभी कंपनी का 2013 का देखते हैं, 2013 में सभी कंपनीज का। ठीक है, और 2016 में सभी कंपनीज का। ठीक है, ये तो अगर आप इसका टोटल करते हैं तो 6 6 × 18 और 4 22,
तो 220 तो ये हो गया, उसके बाद 230, 240, तो 240 तो हमारे पास ये आ गया प्लस में। अगर हम इसका देखते हैं तो 7 5 12 7 19 और 6 25, 250, 260 और 263 ही आ गया। क्लियर है? तो यहाँ से हमारे पास ये बताना है कि ये इसका कितने परसेंट है, ये क्वेश्चन है। यानी कि ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 503 आ गई। ठीक है, 503। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि ये जो वैल्यू है ये इसका कितने परसेंट है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 11700 और डिवाइड बाय 503%। क्लियर है? यहाँ पर आप कोई डिजिटल सम वगैरह नहीं लगा सकते, क्योंकि करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, जब भी आपसे अप्रोक्सीमेशन में पूछा जाए तो वहां पर आप डिजिटल सम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आपको ये डिटेल में ही सोल्व करना होगा। तो कैसे होगा, देखिए इधर सबसे पहले कितने पर जाएगा, अभी 2 पर ही जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया आपका 1006। ठीक है, उसके बाद कितना बच गया, 164 बच गया, तो 1640 हो गया। उसके बाद कितने पर जाएगा, ये 3 पर जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 1509। अब 1640 है, इसमें से अगर आप 1509 को घटाते हैं तो कितना आएगा, अभी ये एक आ गया, 3 आ गया, ये एक आ गया, तो 1310 आ गया। अब 1310 जो है वो कितने पर जाएगा, 2 पर जाएगा, तो लगभग 23.3 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा, इतने परसेंट। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा लगभग। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय कंपनी सी इन 2018। सी, कंपनी सी इन 2018। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय कंपनी सी इन 2018, यानी कि यही वैल्यू है। ठीक है, एक्सीड्स द एवरेज नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय कंपनी ए ड्यूरिंग 2014 से 18। कंपनी ए और 14 से 18। ठीक है, ये हमें देखना है। तो अगर हम इनकी एवरेज देखें, पहले एक बार हम इसको देख ही लेते हैं, ये कितना है। तो 6 5 11, 11 और 7 18, 18 6 24 और 5 29, यानी कि 290 तो ये हो गया। और उसके बाद 3 2 5 और 5 10। ठीक है, 300 आ गया ये, यानी कि हमें, हाँ, फिर उसकी हमें एवरेज भी कैलकुलेट करनी है। तो इसकी 300 बटा 5 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो हमें ये बताना है कि ये जो 76 है, ये 300 बटा 5 से, यानी कि 60 से कितना ज़्यादा है। तो ये जो वैल्यू है ये इससे कितनी ज़्यादा है, अभी ये इससे 16 ज़्यादा है। ठीक है, और देखिए हमें डाटा जो गिवन था ये हमें थाउजेंड्स में गिवन था, तो आंसर क्या आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा, क्योंकि ये सारा डाटा हमें किस में दे रखा है, ये हमें थाउजेंड्स में दे रखा है। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय कंपनी एबीडी इन 2017। एबीडी, ए का ये है, बी का ये है और डी का ये है। ठीक है, जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, अभी 7 और 5 12 और 5 17, 17 और 180 आ गया भाई। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गया 180। इसकी रेशियो हमें जो कैलकुलेट करनी है किसके साथ बतानी है, टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय ऑल द 4 कंपनीज इन 2018। 2018 में सभी ने जो कार बेची हैं इनके टोटल से। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 7 और 7 14 और 6 20 और 6 26, 26 और ये कितना आ गया, 280। क्लियर है? ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इनकी जब आप रेशियो कैलकुलेट, 2 नंबर 18 और 2 से ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी बी ड्यूरिंग 15 17 18। ठीक है, 15 में, उसके बाद 17 में और उसके बाद 18 में। क्लियर है? यही हमारे पास वैल्यू है। तो अगर हम इन सभी को ऐड करते हैं तो ये कितना आ गया, अभी 120 और 60 180 आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर हमें क्या गिवन है, इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी सी इन 13 15 17 18। ठीक है, 13 15 17 और 18। ठीक है, इसे जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 और 6 13 और 6 19 और 6 25, 250 तो ये आ गया। और इसके बाद ये आ गया 6 और 3 9 और 6 15 और 5 20। ठीक है, तो 270 आ गया। क्लियर है? तो ये हमें बताना है कि ये जो वैल्यू है ये इससे कितने परसेंट कम है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये 2 और 3 आ जाएगा। तो 2 3 से कितना कम है, बस ये बताना है। एक कम है, डिवाइड बाई 3 और गुना में 100, यानी कि 33 1/3% कम है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आप जानते हैं मोड क्या होता है। किसी भी गिवन डाटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आई है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं मोड। ठीक है, बहुलक। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 15 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 19 1 2 3 बार। ठीक है, 15 ही लग रहा है अभी। ठीक है, यही ज्यादा बार आएगा, बाकी आप देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अभी,
HCF बताना है हमें इनका। देखिए हमारे पास वैल्यू है 1/2, 3/4, 5/6 और 7/8। इन सभी का हमें HCF कैलकुलेट करना है। जब भी आपको डाटा फ्रैक्शन में गिवन होता है और आप उसका HCF या LCM कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले आपको उस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। मतलब जहां तक भी आप उसको डिवाइड कर सकते हैं कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये सारी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, क्योंकि ये आगे किसी से डिवाइड तो होते ही नहीं है। तो अब आप इसे सोल्व कर दें, इसका HCF निकाल दें। जब आप HCF निकालते हैं तो न्यूमरेटर का HCF आएगा, तो 1, 3, 5, 7 का HCF तो एक ही आ जाएगा, और नीचे वालों का LCM आ जाएगा, और इनका LCM कितना है, 24 है, तो 1/24 ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर। तो छात्रों की एक कक्षा में पहले छात्र के पास 2 टॉफी हैं, दूसरे के पास 4 हैं, तीसरे के पास 6 हैं, फिर 8 हैं, इस तरीके से हैं। क्लास में 25 स्टूडेंट है, तो आपको बताना है जो टोटल नंबर ऑफ टॉफीज हैं वो किससे डिवाइड होंगी, ये आपको बताना है। तो टोटल करना है इनका, ठीक है। तो टोटल कर लेते हैं, 2, 4, 6, 8, इस तरीके से। और ये कहाँ तक है अभी, 25वीं टर्म जो होगी वो 50 होगी, ठीक है। तो हमें इन सभी का सम देखना है। जब आप इन सभी का सम कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर सम ऑफ इवन नंबर्स जो होता है, सम ऑफ इवन नंबर्स ये किसके बराबर होता है, ये होता है n × n+1 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो यहाँ पर 25 है, ठीक है। n × n+1 का मतलब है 25 गुना 25 + 1 यानी कि 26। तो ये जो नंबर आपके पास आया है, इस नंबर को आप चेक कर लो किससे डिवाइड होता है। तो ये नंबर किससे होता है भी, ये 5 से हो जाएगा, ये 7 से नहीं होता, 5 और 13 से, बिल्कुल 5 और 13 से ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। जब आप इसको भाग करोगे तो ये नंबर जो है 5 और 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए बोर्ड मास रूल से, मतलब सिंप्लीफिकेशन से देख लेते हैं। 52 माइनस ये कितना आ गया, 1170/26, फिर प्लस में 13 × 2, उसे 26 ही लिख लेते हैं, और डिवाइड बाय, इसे अगर आप सोल्व करें, 2 + 8 एकम 8 और 1 9/8, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना ही होता है, और माइनस में 5/4, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका यहाँ पर 4 आ गया, 9/4 माइनस 5/4 यानी कि 4/4 हो जाएगा, और 4/4 1 होता है, 2 माइनस 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसे सोल्व करके 3 आएगा, ठीक है। ऊपर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इधर अगर हम इसको भाग करें तो 13 दूनी 26, 13 में 117, तो यहाँ से कितना आ गया, ये हमारे पास 45 आ गया। जब आप 52 में से 45 को घटाओगे तो 7 आएगा, 7 में 26 को जोड़ोगे तो 33 आएगा, और जब आप 33 को भाग करोगे 3 से तो हमारे पास 11 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर। द एवरेज ऑफ n numbers is 45 if 60% of the numbers are increased by 5 each। देखिए 60% में मान लेते हैं 60% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 60/100 लिखेंगे, यानी कि 3/5 लिखेंगे। जो डिनोमिनेटर में 5 है उसी को हम टोटल नंबर्स मान लेते हैं, ठीक है। कुछ भी मान सकते हो आप, मान लेते हैं जो टोटल नंबर्स हैं, मान लेते हैं वो 5 है, ठीक है। तो 60% का मतलब क्या है, यानी कि 3 नंबर, और बाकी बचे हुए 2 नंबर। तो इसका 60% यानी कि 3, और इसका बाकी कितने बच गए, 2। तो ये जो है इन्हें हर एक को 5 बढ़ाया गया, और इन्हें हर एक को 10 घटाया गया, ठीक है। इनमें से हर एक को 5 बढ़ाया गया, और इनमें हर एक को 10 घटाया गया। क्लियर है? अब आपको बताना है कि इस तरीके से जो नई औसत आएगी वो क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए पहले जो औसत थी, न्यू एवरेज हमें कैलकुलेट करनी है। पहले औसत थी 45। अब देख लेते हैं भी क्या फर्क पड़ा होगा। देखिए 3 में से हर एक को 5 बढ़ाया यानी कि 15 का इंक्रीमेंट हो गया, 2 में से हर एक को 10 कम किया गया यानी कि 20 का डिक्रीमेंट हो गया, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल कितनी है भी, 5 है, यानी कि यहाँ से आ गया 45, और यहाँ से कितना आ गया, 15 - 20 यानी कि -5/5 -1 आ गया। तो इसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, देखिए आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं। अगर आप सीधा एलसीएम ही ले लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा भी, कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये तो 1 होता है, तो 1/sin क्या आ जाएगा, कोसिकेंट थीटा, और 1/cos क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं, या फिर आप वैल्यू पुट कर लीजिए तब भी आपका आंसर आ जाएगा।
क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर एक आदमी एक पंखे को इतने रुपए में बेचता है तो 15% का लाभ होता है, और अगर उसे 20% का लाभ कमाना है तो इसे कितने कीमत पर बेचना होगा। देखिए सेलिंग प्राइस जो है वो है 557.75। ये कब है? जब उसने 15% प्रॉफिट में बेचा, यानी कि 115 की वैल्यू है ये, और अब वो 20% प्रॉफिट चाह रहा है, यानी कि वो 120 की वैल्यू चाह रहा है आपसे। ठीक है, इसे सोल्व करना है। कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखिए अगर हम डिटेल में सोल्व करें तो वो भी हो जाएगा, डिजिटल सम से करें तो वो भी देख सकते हैं। 5 और 2 7, 7 है तो ऊपर 4 गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए, यहाँ से आपका आ जाएगा, ये तो 4 आ गया गुना में, इधर कितना आएगा? 5 और 5 10, और 5 15, 15 और 7 22, और 7 ये कितना आ गया? 29 आ गया। क्लियर है? यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा, और इधर 3 आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, और 8 3 24, यानी कि यहाँ से डिजिटल सम जो है वो हमारा 6 आ जाएगा। अब देख लेते हैं जिसमें 6 है, यहाँ पर तो 5 है, ये हट गया। इधर 6 5 11, इधर 2 है, ये भी हट गया। इधर 9 और 5 14, और 8 22, ये भी हट गया। इधर 8 5 13, और 2 15, 15 से 6 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 582। क्लियर है? तो इस तरीके से डिजिटल सम की हेल्प से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर for what value of m will the system of equations have infinite number of solutions? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, देखिए ये आप जानते ही हैं क्या होता है। अगर हमारे पास जो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस हैं, मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं इसका मतलब a1 बाई ए टू इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, तो उससे आप कर सकते हैं। देखिए इधर a1 बाई ए टू अगर हम करें तो 17/23 बराबर b1 बाई b2 अगर हम करें तो m बाय 299। क्लियर है? इसे अगर आप सोल्व कर दें, इसी से ही काम चल जाएगा, पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है। इधर 23 एकम 23, कितना बच गया? 6, 23 3 69। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 17 गुना 13 आ गई, और 13 सत्ते 91। ठीक है, एक शायद इसी में है, तो बस ये आंसर आ गया। 9 बच गया, और 13 और 9 22, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड लेटर? तो ये जो हमारे पास है लेटर, इससे हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं ये आपको बताना है। तो टोटल कितने हैं भी? 6 हैं। जब आप इनकी अरेंजमेंट करोगे तो वो 6 फैक्टोरियल से हो सकती है, लेकिन इसमें टी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, इसमें ई 2 बार है तो साथ में 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया? ऊपर तो 720 आ गया, और नीचे कितना आ गया अभी? 2 गुना 2। तो 4 से जब आप इसको भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको आसानी से करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है 22 गुना 24 गुना 26, और ये कहाँ तक लिखा हुआ है अभी? ये 200 तक लिखा हुआ है। इसमें आपको बताना है कि इसमें अगर हम इन सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसमें कितनी जीरो आएंगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे होगा थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। देखिए एक बार यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 2 का गैप है। अभी ये 22 से स्टार्ट है, इसलिए मैं इसको सीधा 200 फैक्टोरियल नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, इसमें शुरुआत में मैं कुछ टर्म और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 गुना 4 इस तरीके से, कहाँ तक? 20 तक। ये जो टर्म्स है इसी को मैं डिवाइड भी कर देता हूँ ताकि ये सेम रहे। ठीक है, तो ये अब भी सेम है। अब ये जो 2 से लेकर और 200 तक लिखा हुआ है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? इस 200 को आप 2 से भाग करें, 100 आएगा, तो 2 की पावर 100 और गुना में 100 फैक्टोरियल है ये, डिवाइड बाय, अगर आप 20 को इससे भाग करेंगे तो 10 आएगा, तो ये 2 की पावर 10 गुना में 10 फैक्टोरियल है। क्लियर है? अब नंबर ऑफ जीरो के लिए आप जानते हैं 2 और 5 के जितने भी पेयर बनेंगे जीरो उतनी ही बनती है। ठीक है, और पेयर कितने बनेंगे? जो कम बार आएगा उतने ही पेयर बनेंगे। तो यहां पर अगर आप देखें तो 5 ही कम बार आएगा, क्योंकि 2 तो बहुत ज्यादा बार है, बी इसमें बहुत ज्यादा बार है, लेकिन 5 जो है वो सिर्फ इसमें है। 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 ज्यादा बार आएगा और 5 कम बार आएगा। तो हम सिर्फ यहाँ पर 5 को चेक कर लेते हैं। क्लियर है? देखिए इधर, तो अगर हम यहां पर 5 को चेक करें तो कैसे होगा? अभी इधर ध्यान दें, सिर्फ आपको इसे और इसे सोल्व कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो आपका इसमें कन्वर्ट हो गया 100 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल। जब आप इसमें चेक करेंगे कि इसमें 5 कितनी बार है, तो आप इसको 5 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 20 आएगा। फिर 20 को 5 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 4 आएगा।
अब 4 छोटा है 5 से, तो अब नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद माइनस, इसको भाग करेंगे 2 आएगा, तो 2 जो है वो हम इसमें से घटा देते हैं, तो 24 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, यानी कि इतनी ट्रेलिंग जीरो जो है वो इसमें आ जाएंगी। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर आएगा। इस तरीके से आप इसको करेंगे। ये मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया, आप अगर इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आप इसको इस तरीके से कीजिए कि जैसे यहां पर हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन था हमारे पास 22 गुना 24 गुना 26, और ये कहां तक लिखा हुआ था, 200 तक। आप एक काम करें, इनमें गैप देखें कितना है, इनमें 2 का गैप है, तो आप सीधा इसको 2 से भाग करें, कितना आएगा, 100 आएगा। तो एक तो लिखें 100 फैक्टोरियल, फिर डिवाइड कर दें, और ये देखें कि इससे पहले कौन है, इससे पहले कौन है भी, 2 2 का गैप है, तो इससे पहले 20 है, और वो जो 20 है उसको भी 2 से भाग कर दें, कितना आएगा, 10 आएगा, तो यहां पर लिख दें 10 फैक्टोरियल। और अब आप इसे सोल्व कर दें, आप सीधा यहां पर पहुंच चुके हैं, तो यहां से आपका आंसर कितना आया था, 22 आया था, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर इफ द 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 11 देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन m एंड n। ये हमारे पास एक नंबर गिवन है n 8 3 m 9 2, और ये कंप्लीटली डिवाइड होता है 11 से। आपको बताना है m और n के बीच में क्या रिलेशन है। देखिए अगर आप इसमें से इसको घटाएंगे तो n माइनस 8, n माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 माइनस m आ जाएगा, फिर प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 माइनस 2 आ जाएगा। क्लियर है? जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी, देखिए कितनी आएगी, इधर 9 और 3 12, और इधर माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10, तो 12 माइनस 10 करेंगे तो 2 आएगा, 2 माइनस एम माइनस प्लस एन, ये आ गया। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो m माइनस एन आ गया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू आती है, ये या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, तभी ये डिवाइड हो सकता है 11 से। अब इसको 0 बनाने के लिए m माइनस एन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर ये 2 हो जाए तो फिर 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 से भाग। क्लियर है? यानी कि यहाँ पर m माइनस एन जो है ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लॉटरी में 10,000 टिकट बेचे जाते हैं और 10 पुरस्कार दिए जाते हैं। यदि आप एक टिकट खरीदते हैं तो पुरस्कार न मिलने की प्रायिकता क्या है, ये आपको बताना है। देखिए अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज, ठीक है, गेटिंग प्राइज, अगर हम प्राइज मिलने की प्रोबेबिलिटी देखें तो क्या है भी, 10/10,000, ठीक है। ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 1/1000 है। तो ना मिलने की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइज, ठीक है। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें नॉट गेटिंग ए प्राइज, ठीक है, तो वो क्या आएगी, टोटल में से आप इसको घटा दो, ठीक है। तो जब आप इस वैल्यू को घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 999/1000, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका कंबाइन रेस मॉक टेस्ट 104, ठीक है। इसी के साथ हम आज की सेवा समाप्त करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।